देखो तो आपको स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों चीजें क्लियर हैं क्या? बताएं कोई। ठीक है, स्क्रीन और रिकॉर्डिंग चेक कर लें और यस बताएं सर, कोई। क्लियर है सर। ठीक, ठीक है। अब देखते हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में जो भाग लेती हैं वो सेल्स क्या क्या हैं, कोशिकाएं क्या क्या हैं। अभी तो केवल एक मैं आपको रे डायग्राम टाइप का दिखाऊंगा, बाकी धीरे धीरे प्रत्येक सेल्स के बारे में आगे पढ़ते जाएंगे हम। ठीक, देखो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा छोटा है। अब दिख रहा होगा, देखो तो इसमें देखिए सबसे पहले हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स वास्तव में कहाँ पे होता है बोलने पर हमारे एडल्ट में बोन मेरो में होता है। कहाँ पे होता है ये? इन एडल्ट, वयस्क व्यक्ति में कहाँ पे होगा? बोन मेरो में होगा। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से देखें कि ये जो स्टेम सेल्स होता है यही हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स में ही वो पावर होती है कि हमारे बॉडी की जितनी ब्लड सेल्स हैं उन सबको बना पाए। तो इनमें अलग अलग प्रकार के कुछ इंटरल्यूकिन, कुछ केमिकल्स इनके ऊपर काम करती हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में और अलग अलग चीजें बनाती हैं जिससे फाइनली ये सब सेल का निर्माण होता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे हीमेटोपोएसिस के चैप्टर में। जब हम हीमेटोपोएसिस पढ़ने लगेंगे तब मैं बताऊंगा कौन कौन सा केमिकल आता है तो क्या क्या बनता है। फिर भी चलिए हम ओवरव्यू देख लेते हैं यहाँ पर कि जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होता है, यदि मैं स्टेम सेल्स बोलता हूं तो आपको ये समझ जाना है कि उसमें सेल्फ रिन्यूअल की क्षमता पाई जाती है। वो अपने आप को बना सकता है डिवाइड होकर, अपने जैसा कई सारी चीज, कई सारी सेल्स बना सकता है। जिसमें रिन्यूअल की पावर है वही स्टेम सेल है। चलिए, तो इसमें दो अलग अलग प्रकार की सेल की कॉम्बिनेशन बनती है। पहला माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल की कॉम्बिनेशन बनती है और दूसरा लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल की कॉम्बिनेशन बनती है। तो दो प्रकार के सेल बनते हैं। फिर इन दो प्रकार से फिर आगे अलग अलग कॉम्बिनेशन में इंटरल्यूकिन्स और कुछ केमिकल काम करते हैं, फिर अलग अलग आगे बनाने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर एक लाइन में ये बोलूं कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स दो ग्रुप में बढ़ जाती है, एक माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल और दूसरा लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स के दो ग्रुप में बढ़ जाती है। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल की। माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स पुनः दो भागों में बढ़ती है। देखिए, माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल से डायरेक्ट हम डेंड्राइटिक सेल बना सकते हैं या इस माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल से 5 अलग अलग प्रकार की प्रोजेनेटर सेल बना सकते हैं। ठीक, तो 5 अलग अलग प्रकार की प्रोजेनेटर सेल क्या क्या है बोलने पर देख लीजिए। सबसे पहला ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर सेल, मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर सेल से दो प्रकार की सेल बन सकती है। एक तो मोनोसाइट सेल, जब ब्लड में घूम रहा होता है तो मोनोसाइट बोलते हो, जब टिश्यूज के अंदर चला जाता है तो उसको मैक्रोफेज बोलते हो। है वही चीज, मोनोसाइट और मैक्रोफेज सेम ही है। जब ब्लड में घूम रहा है तो मोनोसाइट बोलते हैं, लेकिन वही सेल जब कहाँ चला जाता है, हमारे किसी टिश्यूज में किसी ऊतक के अंदर चला जाता है तो उसको मैक्रोफेज बोलते हैं। तो मोनोसाइट और मैक्रोफेज सेम चीजें, कोई अलग अलग नहीं है, इसको याद रखना। चलिए, तो ये हो गया। और अगला क्या बना सकते हैं इससे बोलने पर हम लोग? न्यूट्रोफिल। क्या बना सकते हैं? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में छोटे छोटे वेसिकल्स दिखते, देखो तो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं हमको।
ये जिसके अंदर एंजाइम्स वगैरह भरे होते हैं इसके अंदर, क्योंकि न्यूट्रोफिल एक प्रकार का फेगोसाइटिक सेल्स है, अगर आपको याद होगा तो इसमें एंजाइम्स वगैरह भरे होते हैं, छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ना, दाना दाना जैसे संरचना है, इसी को बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ ग्रेनुलोसाइट्स। क्या बोल रहा हूं मैं इसको? ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट कौन कौन है बोलने पर? न्यूट्रोफिल भी है, यूएसनोफिल भी है और बेसोफिल भी है। तीनों कितने ग्रेनुलोसाइट है? तीनों में ग्रेन्यूल जैसे दाना दाना स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स है जिसमें एंजाइम्स या प्रोटीन्स भरे हुए हैं। क्लियर है इतना? सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। बिल्कुल, हम लोग इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे जब मैं आपको हिमेटोपोएसिस पढ़ाऊंगा। जब हम हिमेटोपोएसिस को स्टडी करेंगे तब वहां पर और भी अच्छे से हम इसके बारे में देखेंगे, कौन कौन सा एंजाइम काम करता है, फिर कौन कौन सा प्रोटीन काम करता है, कौन कौन सा फैक्टर्स काम करते हैं इनको बनाने के लिए। अभी केवल केवल मैं क्या बोल रहा हूं, ओवरव्यू देखना है हमको, ठीक है? इसलिए मैं ज्यादा इसके अंदर बात नहीं कर रहा हूं। चलिए भाई आगे देखें। तो अगला तो ये हो गया हम लोगों का क्या, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, और इसी ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर से न्यूट्रोफिल भी बन गया। अगला यूसिनोफिल प्रोजेनेटर सेल, इससे यूसिनोफिल बनेगा। बेसोफिल प्रोजेनेटर सेल से बेसोफिल बनेगा। बेसोफिल एलर्जी में काम आता था, आपको याद होगा तो, ठीक। मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट बनता है, इस चीज को याद रखना। मेगा कैरियोसाइट से क्या बनाते हैं? प्लेटलेट बनाते हैं। देखिए तो मेगा कैरियोसाइट के छोटे छोटे टुकड़े टूटते टूटते निकलते हैं, छोटे छोटे तो पाउच, और ये पाउच क्या बनाते हैं? प्लेटलेट बनाते हैं। और इरिथ्रोइड प्रोजेनेटर सेल से क्या बनता है? एरिथ्रोसाइट या आरबीसी, ठीक। ये हो गया, किस साइड से बना दिया हमने इस सबको? माइलॉइड प्रोजेनेटर की तरफ से हमने इन सबको बना लिया, हमने यहां से बनाया, माइलॉइड प्रोजेनेटर से इन सबको बना लिया, ठीक। आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलिए अगला लिम्फोइड प्रोजेनेटर की बात कर रहा हूं। लिम्फोइड प्रोजेनेटर में डायरेक्ट इससे क्या बना सकते हैं? नेचुरल किलर सेल, एनके सेल। या दूसरा डायरेक्ट क्या बना सकता हूं इससे? डेंड्राइटिक सेल। अब एक चीज आपको जो याद करने वाली चीजें यहाँ पर हैं, डेंड्राइटिक सेल को बनाने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो डेंड्राइटिक सेल दो जगह से बन सकता है, डायरेक्ट माइलॉइड प्रोजेनेटर से बन सकता है डेंड्राइटिक सेल, या डायरेक्ट लिम्फोइड प्रोजेनेटर से बन सकता है। देखो डेंड्राइटिक सेल कहने का मतलब दोनों प्रोजेनेटर सेल से डेंड्राइटिक सेल्स डायरेक्ट बन सकता है, ठीक। आगे अगला लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल से हम टी सेल और बी सेल के प्रोजेनेटर सेल बना सकते हैं। टी सेल और बी सेल के बोल रहा हूं मैं। टी सेल पुनः दो प्रकार के होते बोला था, टी एच सेल और टी सी सेल, ठीक। दोनों में क्या अंतर होता है बोलने पर? टी एच सेल में CD4 पाई जाती है, एक सरफेस मार्कर है, और टीसी सेल में CD8 पाई जाती है, इतना अंतर होता है। बी सेल प्रोजेनेटर सेल से क्या बना सकते हैं? बी सेल। फिर बी सेल जब एंटीजन को पहचानता है आगे दो भाग में डिवाइड हो जाता है, आपको पढ़े हो इसको, बताओ क्या क्या? प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। मेमोरी सेल, ठीक है ना? तो ये एक ओवरव्यू था कि कौन सा सेल किधर से बनता है। क्लियर है? या ना बोलो भाई? सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक, तो बोला करना जब पूछता हूं तो, है ना? आगे देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं लिम्फोइड सेल की। लिम्फोइड बोलते ये वाला सेल,
लिम्फोइड सेल में मैं बात करूंगा टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल की। डेंड्राइटिक सेल तो दोनों तरफ है ना, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल। देख लो, लिम्फोइड सेल या लिम्फोसाइट सेल बोलते हैं इसको, तो टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल। ठीक, उसमें सबसे पहला हमने हेडिंग डाला बी सेल। क्या डाला भाई? बी सेल। ठीक, अब देखें ध्यान से, बी सेल में बी लिम्फोसाइट के नाम से भी जानता हूं। बी सेल के सरफेस पर, बी सेल अगर यहां पर ऐसा है तो बी सेल के सरफेस पर सरफेस मार्कर के रूप में, को रिसेप्टर के रूप में क्या क्या मिल सकते हैं? ऐसे देखो तो क्या क्या मिलते हैं बोलने पर? सरफेस मार्कर के रूप में क्या क्या मिला? बोल दो। CD19, CD21 और CD81। याद रखना, सरफेस मार्कर पूछता है क्या क्या होते हैं। तो बी सेल में क्या क्या है? 19, 21 और 81। क्या है? सरफेस मार्कर। सरफेस मार्कर मतलब किसी सेल के सरफेस पर पाने वाला एक ऐसा प्रोटीन जो बाकी सबसे अलग होता है, यहाँ पर उसको बोलते हैं सरफेस मार्कर। इसी के आधार पर पहचानते हैं हम कि ये बी सेल है। क्लियर है? तो इट्स कोर रिसेप्टर इज CD19, 21 एंड 81। चलिए, अब मुझे चीज बता दें, बाद में कमेंट पढ़ते रहेंगे हम लोग। एक बार इधर आते हैं हम लोग। आपको अगर याद होगा तो याद करें, जैसे ही मैं यहाँ पर पहले बना दे रहा हूँ, ये IgM था, ये IgD था। याद है ना आपको? IgM IgD कॉम्प्लेक्स पाया जाता था। यस सर। ये IgM और इधर का IgD कॉम्प्लेक्स था। तो मैंने बोला था इसको क्या बोल सकते हो? और BCR मतलब बी सेल रिसेप्टर। बहुत सिंपल बता रहा हूँ, सब कुछ बता चुका हूं मैं। तो मैं बोला जब भी कोई पैथोजन आएगा, बैक्टीरिया आएगा, उसको कौन बाइंड करेगा बता दीजिए? IgM IgD कॉम्प्लेक्स का कौन? दोनों में से कौन बाइंड करेगा? IgM की IgD? हमेशा IgM बाइंड करता है। इधर का IgD है। ठीक, जैसे ही IgM उस पैथोजन को बाइंड किया, वैसे ही बी सेल दो भागों में डिवाइड हो गया। जैसे बाइंड किया वैसे ही बी सेल दो भागों में डिफ्रेंशिएट हो गया। बता दीजिए क्या क्या था? प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। हाँ, प्लाज्मा सेल से क्या होने का बता दें कोई? ये प्लाज्मा सेल था। अगर आपको याद होगा तो प्लाज्मा सेल में जैसे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में देखते थे हम लोग, तो डेंस साइटोप्लाज्म और ढेर सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता था हमको यहाँ पर। इसका मतलब ढेर सारा एंटीबॉडी सीक्रेट करता था, बनाता था। ठीक, और इसकी हाफ लाइफ कितनी थी? इसकी हाफ लाइफ कितनी थी? 1 से 2 वीक। याद है ना? इतना दिन बाद खत्म हो जाता था, 1-2 हफ्ते बाद। तो प्लाज्मा सेल क्या रिलीज करता था? फ्री एंटीबॉडी ना। रिलीज फ्री एंटीबॉडीज। फ्री एंटीबॉडीज में क्या क्या एंटीबॉडी? ध्यान रखना, जबरदस्त तरीके से IgM बनाता है। क्या बनाता है?
आईजीएम बहुत ज्यादा बनाता है। तो उसके बाद और क्या क्या हो सकते हैं? IgG, IgA, IgE सर। आईजीजी, आईजीए और आईजीई। आईजीडी नहीं होता बोला था मैं आपको, याद रखना ना। ये और यही एंटीबॉडी में से आईजीएम जो होता है ना, वही वास्तव में इंपॉर्टेंट होता है, पेंटामेरिक होता है ना वो। आगे बताऊंगा कैसे होता है। तो ये जाता है और क्या देता है देखो, तो इसको मारता है। तो कौन सा रिस्पॉन्स हुआ? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। वैसे जितना भी बैक्टीरिया पैथोजन आए होंगे ना, उन सबको मारेंगे तो पहली बार रिस्पॉन्स देंगे, तो क्या कहलाएगा ये? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब इधर क्या बन के रह गया भाई, बता दें। बस 2 चार्ट बना दे रहा हूँ, समझ रहे हैं आप लोग, कई बार बना चुके हैं हम लोग डायग्राम को। ये हमारे पास क्या है? मेमोरी सेल। मेमोरी सेल, ये मेमोरी सेल याद रखता है कब तक, हाफ लाइफ कब तक होता है? 50 से 60 साल। 50 से 60 साल। ये हो गया। इसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है बता दो? IgD। आईजीडी। लेकिन कैसा एंटीबॉडी आईजीडी? अटैच्ड एंटीबॉडी। अटैच है ना, ये फ्री नहीं है। अटैच्ड एंटीबॉडी से, ठीक है ना। मेम्ब्रेन के सरफेस पर अटैच रहता है। किसके लिए बना है? ये जो अभी ये पैथोजन आया था उसके अपोजिट बना है। तो क्यों बना है बोलने पर? सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, कि जब भी वही पैथोजन सेकेंड टाइम एंट्री मारेगी ना, तब रिस्पॉन्स देगा ये। देख लो, ये क्या था हमारा पैथोजन? कौन सा पैथोजन? सेम पैथोजन एंटर नेक्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम। जब नेक्स्ट टाइम सेम पैथोजन आएगा तो उसमें कौन रिस्पॉन्स दे रहा है बताओ तो? आईजी जी। मतलब कौन सा सेल? मेमोरी सेल। क्या दे रहा है बोलने पर? बताओ। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर है? लेकिन याद रखना एक चीज, जब सेकेंड बार आता है ना कोई भी पैथोजन, तो ये प्रोसेस फिर चलती है इतना, लेकिन ऑलरेडी हम बना के भी तो रखे हैं ना ये, तो इसलिए उसको जल्दी मार पाते हैं सेकेंड टाइम में। लेकिन ये प्रोसेस फिर चलता है, याद रखना इसको ना। सेकेंड टाइम भी ये प्रोसेस चलता है, लेकिन उसको जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके अपोजिट बना के रखे थे हम मेमोरी सेल। सेकेंड बार की में फिर मेमोरी सेल बनेगा नया, लेकिन ऑलरेडी जो बन के तैयार था वो तो तुरंत काम करेगा ना। समझे कि नहीं समझे? हाँ है ना। सर वो जो एक बार बना था वो तो 50 से 60 साल तक चलेगा ना? और चलेगा, लेकिन फिर बनाएंगे ना। ये डिफरेंशिएट हुआ था, फिर जितना बार आएगा उतना बार फिर बनते जाएगा वो। भाई जितना बनाए थे, मान लीजिए तुम 100 बना के रखे थे, क्या 100 काम आएगा पूरी जिंदगी भर? और बनाना पड़ेगा ना। यस सर। आपके छत्तीसगढ़ में यदि बाहर से नक्सली हमला होता है, तो आपके छत्तीसगढ़ के लोग गोली बारी बंदूक बना के रखते हैं, तो क्या उतना काफी है कि और बनाना पड़ेगा? अगली बार जब होगा तो फिर और बनाएंगे, और बनाते हैं। ये हर बार यही प्रोसेस होगा, याद रखना। शुरू का प्रोसेस, जितने बार भी पैथोजन एंट्री मारेगा ना, हमेशा बी सेल ही जाके उसको पहचानेगा।
इसको बोलते हैं नाइव बी सेल, नया बी सेल है ये, पहचाना। और डिफ्रेंशिएट हो गया दो भागों में, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में, इसको याद रखना। हर बार ये होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में क्या रखा हमने, मेमोरी सेल रखे हुए हैं। तो अगली बार में जल्दी मार देंगे, जब तीसरी बार आए तो और जल्दी मार देंगे, चौथी बार में और जल्दी मार देंगे, समझे कि नहीं। सबसे लेट कब होगा, फर्स्ट में। जब पहली बार पैथोजन आएगा उस समय बहुत लेट लगेगा, क्योंकि हमारे बॉडी को तो ये पता भी नहीं था कि इस प्रकार का कोई पैथोजन था। पहले वो पैथोजन आया, बी सेल बाइंड किया, रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, दो भागों में डिवाइड हुआ, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल, एंटीबॉडी बनाया, फिर जाके उसको कंट्रोल किए। तो ये काम करने में थोड़ा समय लग गया। जब सेम पैथोजन दूसरी बार आएगा ना, हमारा बॉडी ऑलरेडी पहचान चुका था, तो इसलिए तुरंत बाइंड होगा और तुरंत ये प्रोसेस होगा। लेकिन ऑलरेडी जो बन के तैयार था वो भी जाके अटैक करेगा, तो ये प्रोसेस तुरंत हो जाएगा सेकेंड टाइम में। आप जिस रास्ते में पहली बार जाते हो और जिंदगी में कभी वो रास्ता दिखे ही नहीं थे, तो आपके टारगेट जगह तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब सेकंड बार जाते हो तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हो, थर्ड बार में और जल्दी पहुंच जाते हो, समझे कि नहीं। क्योंकि रास्ते में भटकते ही नहीं आप, किधर जाना पता है आपको। सेम ऐसे हमारा डिफेंस सिस्टम भी काम करता है। सुन पा रहे हो आप लोग, यस सर। ठीक। तो जितने बार भी पैथोजन आएगा ना, सबसे शुरुआत तो यही प्रोसेस चलेगा, इसको याद रखेंगे आप। फिर जो नया बी सेल था वो फिर दो भाग में डिवाइड होगा, लेकिन सेकेंड टाइम में ऑलरेडी हम जमा करके रखे थे कि नहीं इसको, तो अभी भी बना और जमा भी था, तो ज्यादा हुआ कि नहीं डिफेंस, रक्षा ज्यादा होगा ना, हम अच्छे से सुरक्षित कर पाएंगे ना बॉडी को। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा तुम लोगों के, ठीक है। जी सर। चलिए अब जरा कमेंट पढ़ते देखिए, देखो तो बी सेल की बात कर रहे हैं। दीज सेल्स आर मैच्योर्ड इन बोन मेरो, हमेशा याद रखना। इधर देखो तो, ये हमारा क्या बताओ, ये बोन है, देखो बोन, देख पा रहे हैं, आपको दिख पा रहे हैं बोन, ये बोन है। इस बोन में अंदर जो काला वाला भाग दिख रहा है ना, यही बोन मेरो है। क्या ये बोन मेरो है, देखो तो, ठीक, ये बोन मेरो है। बोन मेरो में ये सब क्या सेल थी, यहां पर जो सेल थी हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल थी, स्टेम सेल थी। ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होता है और टी सेल और बी सेल बनाता है। लेकिन वह सेल, ध्यान से देखना, यहाँ बोन मेरो के अंदर जो दिख रही है, जो सेल बन रही है, ये सेल वे सेल बोल रहा हूं जिनका डिफ्रेंसिएशन और मैचुरेशन बोन मेरो में ही होता है, उस सेल को बी सेल बोलते हैं। मैं क्या बोला, जो सेल बोन मेरो के अंदर ही क्या हुआ, डिफ्रेंसिएशन एंड मैचुरेशन, कहां पे हो रहा है, ई बोन मेरो। तो जिस सेल का डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन बोन मेरो में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बी सेल। फिर ये ब्लड में आते हैं और अपना रियल वाला काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस सेल्स का डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन थाइमस में होता है, ये थाइमस है, देखो थाइमस ग्लैंड है ना ये, तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन
एंड मैच्योरेशन इन कहां पे, थाइमस। तो जिसका डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन थाइमस में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टी सेल। समझ में आया कुछ, ये था बोन, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप आ लोग रहा है क्यों नहीं सर। सुन रहे हो, बोला करो ना क्लियर। फिर। ठीक, जब मैं पूछूं ना थोड़ा स्पीकर ऑन करना बोलना, इससे मुझे ये पता चलता है कि आप लोग लाइन में जुड़े हो, रिकॉर्डिंग कटा नहीं, अभी कंटिन्यू है, इसको याद रखना है ना, बोलना और थोड़ा जल्दी बोलने का प्रयास करना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए 20 साल का डिफ्रेंशिएशन और मैच्योरेशन कहाँ पे होता है भाई, 20 साल का जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो 2-3 भागों में बट रहा है, वो कहाँ हो रहा है, बोन मेरो में। मैच्योरेशन भी कहाँ पे हो रहा है, बोन मेरो में। समझ में ना, तभी हमने इसको बी से बोला, बी मतलब बोन मेरो, टी मतलब थाइमस। देखें हम तो क्या बोला, दिस सेल्स आर मैच्योर्ड इन बोन मेरो, बोन मेरो, दे कंटेन आईजीएम आईजीटी कॉम्प्लेक्स, या फिर क्या बोलते हैं बीसीआर, बी सेल रिसेप्टर ऑन देयर सरफेस व्हिच रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन, जो किसको पहचानता है भाई, फॉरेन एंटीजन को, अभी जो पैथोजन बनाए थे उसको। वास्तव में पैथोजन को कौन पहचानता है, आईजीएम की आईजीटी, दोनों में से कौन, इस कॉम्प्लेक्स में से दोनों में से कौन पहचानता है, आईजीएम। आईजीएम। ठीक, देख लो, आईजीएम इंटरेक्ट विद द फॉरेन एंटीजन, भैया पैथोजन बोलो एक ही है ये। अगला देखें, बी सेल रिकॉग्नाइजेस प्रोटीनेशियस एंटीजन, भाई मैं क्या बोला था आपको, बी सेल यदि किसी प्रोटीनेशियस एंटीजन को पहचानता है तो आगे काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मैं एक बार ना आपको वो वाला पेज दिखा रहा हूं, देख लो। चलिए मैं एक बार पुराना जो स्लाइड था उसी को दिखा रहा हूं ऊपर आपको, देखो, यदि किसी प्रोटीनेशियस एंटीजन को पहचानना था, ये देखो तो ये लिखे थे ये, इसको पहचानना था तो किसकी जरूरत पड़ती थी, टीएसएल की। टीएसएल की। लेकिन यदि कार्बोहाइड्रेट लिपिड या न्यूक्लिक एसिड को पहचानना है तो टीएच सेल की जरूरत पड़ेगी क्या, टी सेल की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं सर। नहीं पड़ती, इसको याद रखना है ना, है वही चीज हम पढ़ चुके हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस वीडियो में भी ये स्लाइड थोड़ा दिख जाए, बस इतना ही चाहता हूँ। चलिए देख लेते हैं, देखो तो क्या बोल रहा है कि बी सेल रिकॉग्नाइजेस प्रोटीनेशियस एंटीजन इन थाइमस डिपेंडेंट मैनर, तो टी सेल की जरूरत तब पड़ती है जब एंटीजन कैसा हो, कौन से नेचर का हो, प्रोटीन नेचर का। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो बी सेल टी सेल के साथ मिलकर कब काम करता है बोलने पर, जब एंटीजन कौन से नेचर का हो, प्रोटीन नेचर दो। प्रोटीन नेचर का हो, तब बी सेल को टी सेल की जरूरत पड़ती है। ठीक, और यदि प्रोटीन नेचर का नहीं है तो टी सेल के बिना भी अपना काम कर सकता है, थाइमस इंडिपेंडेंट बोलते हैं इसको। और यदि प्रोटीन नेचर का एंटीजन है और उसको टी सेल की जरूरत पड़ रहा है तो उसको थाइमस डिपेंडेंट प्रोसेस बोलता था ये। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं मैं। अगला कमेंट देखें,
इफ बी सेल रिकॉग्नाइजेस एनी एंटीजन अदर देन प्रोटीन, अब क्या लिखा रहेगा, तो यदि बी सेल प्रोटीन के अलावा किसी भी एंटीजन को पहचानता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, तो ये कैसे होगा, इट इज कैसे हो जाएगा फिर वो थाइमस इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यदि प्रोटीन नेचर का था तो क्या होता, थाइमस डिपेंडेंट होता। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक, ये हमारे पिछले लेक्चर में था, है ना, पहला देखे तो आफ्टर रिकॉग्नाइज द एंटीजन बी सेल आर डिफरेंशिएटेड इनटू प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। जैसे एंटीजन को पहचानते हैं, चाहे कोई भी नेचर का क्यों ना हो, प्रोटीन नेचर का या लिपिड नेचर का, पहचानते ही बी सेल दो भागों में डिवाइड हो जाता है, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में। अगला देखें, प्लाज्मा सेल्स प्रोवाइड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। एक बार फिर छोटा सा डायग्राम बना के लिख दे रहा हूं, यहां पर कर दे रहा हूं मैं। बी सेल था, देखिए इसको क्या बोल रहा हूं, नाइव बी सेल। नाइव मतलब नया। जैसे ही कोई पैथोजन आता है बॉडी में, कोई एंटीजन आता है, पैथोजन आता है, जैसे एंट्री मारता है उसको बी सेल पहचान लेता है, यहाँ पर आईजीएम रहता है, ये इधर आईजी डी रहता है, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, आईजीएम आईजीडी कॉम्प्लेक्स या बी सेल रिसेप्टर बोलते थे इसको हम, बीसीआर। तो ये अब यहाँ क्या हो जाता था, ये दो भाग में खुद क्या हो जाता था, डिफरेंशिएट प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। मैं नाम लिख दे रहा हूं बस, प्लाज्मा सेल और अगला क्या था, मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल तुरंत रिस्पॉन्स देता है जाके उस एंटीजन के लिए, प्राइमरी रिस्पॉन्स हो जाएगा, ये देखो, ये रोकने के लिए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और ये नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी होगा तो क्या कहलाएगा, ये सेकेंडरी हो गया था, इम्यून रिस्पॉन्स। सेम पैथोजन फॉर नेक्स्ट टाइम। ये जब एंट्री मारने को होगा बॉडी में, जैसे जाएगा ना तो ये रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। ठीक है ना? चलिए, क्लियर है इतना? ये कई बार पढ़ चुके हम लोग, लेकिन जब भी सेकेंड बार एंट्री मारेगा तो प्रोसेस वही चलेगा, ऐसे चलेगा ही चलेगा। ऑलरेडी जो हमारे पास स्टोर था वो तो काम करेगा, ऑलरेडी नया वाले 20 सेल काम करके फिर डिवाइड हो जाएंगे, और ऑलरेडी मेमोरी सेल था फिर नए बनेंगे, और ये सब मिलकर तुरंत कंट्रोल कर देंगे किसको, पैथोजन को। सेकेंड बार जब एंट्री मारेगा तब देखें ध्यान से, प्लाज्मा सेल प्रोवाइड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स against the foreign antigen, whereas memory cell provides secondary immune response against the same antigen entering into the body second time या फिर next time। ये कई बार रिपीट कर चुके हैं हम लोग ना। आगे बढ़ रहा हूं, अब देखो, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में अंतर बता दो मुझे। अब सुन पा रहे हो मैं क्या बोला? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में अंतर बता दो। यहां लिख रहा हूं मैं, रिस्पॉन्स, और इधर लिखूंगा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। चलिए भाई, ये सीरियल नंबर लिख रहा हूं मैं, एक एक करके लिखूंगा, नंबरिंग डाल रहा हूं। बता दें सबसे पहला अंतर क्या होना चाहिए। सबसे पहला अंतर ये होना चाहिए कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कब दिया जाता है, जब एंटीजन या पैथोजन फर्स्ट टाइम एंट्री मारता है कि नेक्स्ट कभी एंट्री मारता है, तो बताओ। फर्स्ट टाइम में सर। फर्स्ट टाइम में। तो एंटीजन एंटर टू द बॉडी फॉर फर्स्ट टाइम, एंटीजन
एंटर टू द बॉडी फॉर फर्स्ट टाइम। यहां पर बताइए क्या होगा, कौन से टाइम में एंट्री मारता है तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दिया जाता है। सेकेंड टाइम सर। सेम एंटीजन जब नेक्स्ट टाइम ना, नेक्स्ट में कितने बार भी हो सकता है, सेम एंटीजन, ये एंटीजन एजी मतलब एंटीजन ना, एंटर टू द बॉडी फॉर नेक्स्ट में कई कई बार भी हो सकता है ना, सेकेंड या करके नेक्स्ट कर रहे हो ना, दोनों लिख रहा हूं, सेकेंड टाइम या फिर नेक्स्ट टाइम। पहला क्लियर है, दूसरा Yes, आंसर sir. बता दें, अलग कलर से लिखते हैं दूसरा आंसर को। चलिए दूसरा आंसर क्या होगा भाई बताओ, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कौन से सेल के द्वारा दिया जाता है, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल। लेकिन वास्तव में वो प्लाज्मा सेल बना कहां से था, टी सेल्स। बताओ, नाइफ बी सेल ना, यस नाइफ सर। बी सेल से बना था। हाँ तो यही रिस्पॉन्स दिया पहले, तो मैं लिख दे रहा हूं, रिस्पॉन्स is provided by नाइव बी सेल, ब्रैकेट में प्लाज्मा सेल कर दे रहा हूं, समझ जाओगे ना, प्लाज्मा सेल। नाइव बी सेल डिवाइड हुआ था प्लाज्मा मेमोरी में, तो प्लाज्मा सेल ने दिया था, मतलब नाइव सेल ने रिस्पॉन्स दिया था। क्लियर है, पहला वाला हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को कौन देता है बताओ, मेमोरी सेल। मेमोरी सेल देगा, वही था ना, बन के तैयार था, आएगा तो सेम तरीके से फिर जुड़ेगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स मिलेगा इधर से, कौन पहले से इधर से बन के तैयार थे, अटैक करने के लिए तैयार थे, उधर से जैसे सेल एंटीजन आया ना, उधर नाइव बी सेल से तो जाके जुड़ेगा, लेकिन इधर से जाके उधर खत्म कर देंगे, ये कौन, मेमोरी सेल। ठीक है ना, रिस्पॉन्स उधर से चलती रहेगी, इधर से खत्म कर देते, शुरू कर देंगे मारना। ठीक, तो रिस्पॉन्स इज प्रोवाइडेड बाई बताइए जल्दी, मेमोरी बी सेल, समझे कि नहीं, बताओ, जब पहली बार आपके बॉडी में कोई, पहली बार आपके बॉडी में कोई एंटीजन या पैथोजन एंट्री मारेगा, तो आपके बॉडी में एंटीबॉडी जल्दी से बनेंगे कि सेकेंड बार में जल्दी से बन जाएंगे, सेकेंड बार में जल्दी बनेगी सर। तो पहले बार में कैसे हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ना, पहली बार तो पता ही नहीं था ना बॉडी को कि ऐसा भी एंटीजन होता है, इसलिए उसको रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में, जानने में समय लग गया, ये धीरे धीरे बढ़ेगा पहली बार में। एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन राइजेस, कैसे भाई, स्लोली, ठीक है ना, शुरू में प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी धीरे धीरे बनते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, सेकेंड बार में कैसे हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या हो जाएगा, ऑलरेडी एक बार आ चुका था ना, हमारा बॉडी जान चुका था, आते और ज्यादा संख्या में एंटीबॉडी बनाने लगेगा, मेमोरी तो है ही, मैं बोला ना सेकेंड बार भी जब आएगा ना, तो यही प्रोसेस अपनाएगा, और ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी बनाने लगेगा दोनों तरफ से, तो सेकेंड टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेंगे। ठीक, देखते हैं, स्पीड से बनेगा सेकेंड बार में, एंटीबॉडी
concentration rise abruptly. एब्रप्टली मतलब बहुत धमाकेदार, बहुत जोरदार स्पीड से बढ़ेगा ये। बताओ कहां पे रिस्पॉन्स स्लो होगा, कहां पे रिस्पॉन्स फास्ट होगा, कहां पे रिस्पॉन्स देने में समय लग जाएगा, कहां पे तुरंत हो जाएगा। बताओ जल्दी। फर्स्ट में स्लो होगा सर और सेकंड में फास्ट होगा। रिस्पॉन्स इज स्लो, यहाँ पर बहुत धीरे धीरे चलता है भाई, क्योंकि बॉडी को तो पता ही नहीं था ना कि ऐसा एंटीजन होता है, तो सोचने समझने में, जानने में, पहचानने में समय लग गया। ठीक, यहाँ पर चूंकि जान चुके हैं पहली बार में, सेकंड बार आ रहा है तो सब जान चुके हैं, तो फट से क्या करेंगे, उसको हम रिस्पॉन्स दे देंगे, तुरंत देंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से देंगे। ठीक, रिस्पॉन्स इज मैसिव मतलब बहुत ज्यादा, एंड ह्यूज जल्दी और बहुत ज्यादा मात्रा में रिस्पॉन्स दिया जाता है। अगला, छठवें नंबर की बात करें हम लोग, ये देखें भाई, पहली बार में क्या होता है कि जब भी एंटीजन एंट्री मारता है ना फर्स्ट टाइम में, तो हमारे बॉडी को उसके अपोजिट रिस्पॉन्स शुरू करने में, रिस्पॉन्स को स्टार्ट करने में ही लगभग 6-7 दिन लग जाते हैं समय, हफ्ता भर का समय लग जाता है एंटीबॉडी बनाने में। जब आपके बॉडी में कोई एकदम नया एंटीजन एंट्री मारता है ना, जो पहले कभी गया ही नहीं था आपके बॉडी में, उसके अपोजिट एंटीबॉडी बनाने में हमको लगभग 6 से 7 दिन लग जाते हैं। तो उस फेज को लैग फेज बोलते हैं हम लोग। जिस फेज में आप रिस्पॉन्स देते हो ना, जितना समय आप रिस्पॉन्स देने के लिए लगाते हो, तब तक का फेज, तब तक का समय क्या कहलाता है, लैग फेज कहलाता है। तो बताइए, 6 to 7 days क्या होगा ये, लैग फेज। समझ में आया ना। जब वही चीज सेकंड बार आएगा तो कोई लैग फेज नहीं होता, आते ही अटैक कर देते हैं। सब तो तैयार रखे थे ना हम लोग, सब अगेंस्ट वाले मशीनरी, सब पैथोजन के, उसी पैथोजन के अपोजिट जो भी सेल था, मेमोरी सेल था या एंटीबॉडी था, सब बना के रखे थे, तो कोई लैग फेज नहीं होता, आते ही सीधा उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो नो लैग फेज, समझे कि नहीं। हाँ या ना। यस सर। तो पहले इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सा एंटीबॉडी सबसे ज्यादा होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन सा होगा, देखो तो दिख रहा है। आईजीएम सबसे ज्यादा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में भाग लेगा, ठीक है ना। मैं क्या बोला था, आईजीएम सबसे पहले प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहले वही बनता है, और इसकी मात्रा भी पहली बार में ज्यादा रहती है। ये तो अगले आने वाले के लिए था ना, तो अभी भाग किसने लिया, बोलने पर आईजीएम ने भाग लिया था। क्लियर है कि नहीं, ये देखो, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक, आईजीएम is the predominant antibody. प्रीडोमिनेंट मतलब जो सबसे ज्यादा मात्रा में है। ठीक, सेकंड बार में बताओ तो कौन ज्यादा है, बताओ। हाँ जी जी। बिल्कुल, ये बन के तैयार था, रखा हुआ था, आते ही अटैक कर देंगे उसको। तो आईजीजी सेकंड बार में ज्यादा बन रहे हैं। आईजीजी इज द
प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी। ठीक, लेकिन याद रखना मैं बोला कौन प्राइमरी में ज्यादा है कौन सेकेंडरी में ज्यादा है, तो प्राइमरी में आईजीएम ज्यादा है और सेकेंडरी में आईजीजी ज्यादा है। लेकिन दोनों ही केस में प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन बनेगा, सबसे पहले बनने वाला एंटीबॉडी कौन सा होगा, दोनों ही केस में आईजीएम ही बनेगा। समझे कि नहीं, क्योंकि पहली बार जब आएगा तो ऐसे डिवाइड होगा, 2 सेल बनेगा, तो इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, आईजीएम। जब सेकंड बार भी आएगा तो ये प्रोसेस चलेगा, बोला कि नहीं, मैं आपको बोला था ये प्रोसेस चलेगा, लेकिन ये फास्ट चलेगा बहुत तुरंत। तो उसमें भी कौन बनेगा पहले, आईजीएम, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन हो जाएगा, आईजीजी, क्योंकि वो बन के पहले से था और अभी फिर बन रहा है। समझे, तो सेकंड बार में ज्यादा कौन हो जाएगा, आईजीजी, लेकिन दोनों ही बार में सबसे पहले कौन बनेगा, आईजीएम सर। क्लियर है, दोनों ही कंडीशन में यही प्रोसेस चलती है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये दोनों बार में चलता है, फर्स्ट टाइम में और नेक्स्ट टाइम में। तो दोनों ही केस में पहले कौन बन रहा है, आईजीएम बन रहा है। तो फर्स्ट बनने वाला एंटीबॉडी दोनों केस में आईजीएम ही है। लेकिन जब पहली बार आया था तो ये तो अगले के लिए तैयार था ना इतना, तो इसकी मात्रा ज्यादा थी, तो पहली बार में आईजीएम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और आईजीएम पहले बना भी था। अब मैं सेकंड बार की बात कर रहा हूं, जब सेकंड बार सेम एंटीजन आया तो अब ये प्रोसेस फट से हो गया, तुरंत हो गई, ये नाइव बी सेल तुरंत प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल में बंट गया और फिर आईजीएम ही बना पहला एंटीबॉडी। लेकिन चूंकि ऑलरेडी हम ये बना के रखे थे ऐसा वाला और अभी फिर बना रहे हैं, तो आईजीजी की मात्रा कैसे हो जाएगी, ज्यादा। तो सेकंड टाइम में आईजीजी ज्यादा होता है, लेकिन सेकंड टाइम में भी पहले कौन बनता है, आईजीएम ही बनता है। क्लियर है सर तो हर बार आईजीएम प्लाज्मा सेल से ही बनेगा ना? बिल्कुल, प्लाज्मा सेल से ही बनता है आईजीएम, प्लाज्मा सेल से ही आईजीएम बनता है। ठीक, समझे कि नहीं समझे? यस सर। देख लो ग्राफ, देखो इस ग्राफ को देखकर सब समझ में आ जाएगा। मैं एक तरफ टाइम दिखाना चाहता हूं, ये टाइम चल रहा है भाई, एक तरफ एक्स एक्सिस में टाइम को दिखा रहा हूं मैं, ये चल रहा है, और वाई एक्सिस में एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन कौन कैसा बन रहा है, पिकोग्राम पर ml सीरम में, ब्लड सीरम लेते हैं तो उसमें एंटीबॉडी चेक कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखें ध्यान से, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एंटीजन की एंट्री हुई इस पॉइंट पे, कोई एंटीजन ने एंट्री मारा इस पॉइंट पे, ये देखिए एंटीजन था, एंटीजन ने एंट्री मारा इस पॉइंट पे, समझ में आया ना? अगर यहां पर एंट्री मारा तो आपका शरीर एंटीबॉडी बनाने के लिए कितना समय लगाएगा, ये वो समय देखो, तो यहां से एंटीबॉडी बनना शुरू हो रहा है, देखो ये बनना शुरू हो रहा है। इसके पहले बहुत कम था ना, जब एंटीबॉडी बनना शुरू करता है फेज क्या कहलाता है, बोला मैं आपको, बताओ तो कोई, यहाँ से बनना शुरू हो रहा है, देखो यहाँ से लैग फेज। बहुत बढ़िया, लैग फेज है ना, तो ये लैग फेज हो गया भाई। यहाँ पर एंटीजन एंट्री मार रहा है और आपका एंटीबॉडी बनने का समय बीच में थोड़ा गैप हुआ ना, 6-7 दिन गैप हो जाता है, मतलब 6-7 दिन तक बना नहीं पाता है, तो यही तो है लैग फेज। 6 to 7 डेज, ठीक है ना, ये हो गया। जिसमें अगर तुमको पूछूं तुम कौन हो लाइन में जो बात कर रहे हो, नाम बताओ तो। संगीता सर। संगीता सूर्यवंशी ना, जी सर। चलिए अब बताइए संगीता, आप ये बताओ कि मैं कहां से क्लास को कंडक्ट करता हूं, सर का नाम बताओ। जी सर। मैं ये क्लास को कहां से कंडक्ट कर रहा हूं, कहां से रह के क्लास को ले रहा हूं, बताओ, शहर का नाम बताओ। कोटा से सर। नहीं,
बिलासपुर से। जी ठीक, तो आपने जो भी जवाब दिया, थोड़ा समय लगेगा नहीं, 2-3 सेकेंड। जी सर लगा। मैं आपको क्वेश्चन किया, आपने जवाब देने में 2-3 सेकंड, कम से कम 5 सेकंड तो लगाया। तो 5 जी सेकंड सर। तक का समय क्या था? लैग फेज था। जी सर। से जब एंटीजन ने एंट्री मारा और एंटीबॉडी बनना शुरू हुआ, तब बीच का ये जो समय था, यही था लैग फेज था। जी सर। बॉडी बॉडी तुरंत नहीं बना पाता पहली बार में। हाँ, अब मैं जब आपको पूछूं, वही क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूँ, संगीता ये बताओ, मैं क्लास को कहां से कंडक्ट करता हूँ? बिलासपुर से सर। अब जल्दी बोल दिया कि बताओ, क्योंकि जान गए तुम। यस सर। यस यही सर। चीज है, जब पहली बार एंटीजन आता है ना, नहीं समझ पाता है तो थोड़ा समय लगता है उसको, लेकिन जब सेकंड बार आता है तो फट से एंटीबॉडी बन जाता है। जिस प्रकार से आपने फट से जवाब दे दिया ना, वैसे फट से एंटीबॉडी हमारा बॉडी बना लेता है तुरंत। चलिए, तो ये एंटीबॉडी बनने लगा, बताइए सबसे पहला एंटीबॉडी कौन सा वाला बन रहा है? ये वाला बन रहा है कि नीचे वाला बन रहा है? बताओ, ऊपर वाला डार्क वाला कि रेड वाला? डार्क वाला सर। बहुत बढ़िया, डार्क वाला बन रहा है। तो डार्क वाला कौन सा एंटीबॉडी होगा, बता दो मुझे, आईजीएम के आईजीजी? आईजीएम सर। बिल्कुल, ये आईजीएम होगा ना, पहले बनेगा और ज्यादा रहेगा, और नीचे वाला आईजीजी था, वो कम बनता है। तो इतना क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का इतना, यहां से लेकर यहां तक, जब एंटीजन पहली बार आया तो इतना रिस्पॉन्स दिया गया। ठीक, मैं इसको क्या बोलूंगा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में किसकी मात्रा ज्यादा है बता दो, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बताओ? तो देखो, आईजीएम यहां तक है, यहां तक आ रहा है, जबकि आईजीजी यहां तक आ रहा है। समझ में आया ना? तो कौन ज्यादा हुआ पहली बार में? आईजीएम सर। हाँ, और पहले कौन बना? आईजीएम ही बना। आईजीएम बना, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, अब मैं बोला आपको कि चलिए भैया, आप सेकेंड टाइम एंट्री मार रहे हैं सेम एंटीजन। मैं बोल रहा हूँ सेकेंड टाइम एंट्री मार रहा है, देखो तो ये सेम एंटीजन की एंट्री सेकेंड टाइम हो रहा है। वो भी कौन से पॉइंट पे हो रहा है? देख लो, इस पॉइंट पे हो रहा है। बताओ, जैसे एंट्री हो रहा है तुरंत क्या बन जा रहा है बताओ तो मुझे? आईजीएम सर। एंटीबॉडी बन जा रहा है कि नहीं? एंटीबॉडी बन रहा है ना? जी सर। तो मुझे बता दें, यहाँ पर कोई लैग फेज है क्या? नहीं सर। नहीं है, ये सेम एंटीजन था, सेम एंटीजन था, किसी प्रकार का लैग फेज नहीं था, फट से एंटीबॉडी बढ़ गया। तो कौन सा एंटीबॉडी बढ़ा बता दो? ये आईजीजी सर। हाँ जी, आईजी एम। पहला आईजीएम ये तो बना बना और ना, आईजीजी। जी पहले ये सर। तो बना ना, लेकिन ज्यादा जी मात्रा किसकी हो रही है देखो तो? आईजीजी की। आईजीजी की, क्योंकि मेमोरी सेल पहले से बना हुआ था और मेमोरी सेल अभी भी बनेगा, तो इसलिए सेकेंड टाइम में आईजीजी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ये देखो, सेकेंड बार में ये ज्यादा हो रहा है, यहां तक आ रहा है, और ये यहां तक आ रहा है। पहले बार में कौन ज्यादा था? आईजीएम ज्यादा था, यहां तक था, और आईजीजी कम था, यहां तक था। दोनों ही केस में पहली बार कौन बन रहा है? सबसे पहले कौन बन रहा है एंटीजन के आते ही? आईजीएम। आईजीएम। तो ग्राफ से कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है सर। ठीक, अब भाई एक चीज हम बात करते हैं यहाँ पर कि आईजीएम के बारे में। आईजीएम हमको दो प्रकार से मिलते हैं। कितने प्रकार से बोला मैं? दो प्रकार से, देखें ध्यान से। ये ब्लड वेसल्स है, देखते रहना।
मैं बोला ये बी सेल है, यहां लिख रहा हूं बी सेल। बी सेल के ऊपर में क्या पाई जाती है बताओ तो? आईजीएम आईजीटी कॉम्प्लेक्स, याद है ना? यस सर। ये देखें, ये आईजीएम और उसके साथ जुड़ा हुआ आईजीडी। आईजीएम आईजीटी कॉम्प्लेक्स। तो एक बार आईजीएम क्या होता है, वो बी सेल की सरफेस पर पाई जाती है, सरफेस पे जुड़ा होता है, अटैच होता है रिसेप्टर के रूप में। यहां पर याद रखना ये किस रूप में है? रिसेप्टर के रूप में, क्योंकि एंटीजन को रिसीव करता है ये। ठीक, और ध्यान से देखना, जब ये ब्लड में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, जब ये ब्लड में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, ध्यान से देखें ये, तो ये पाए जाते हैं 5 ठो आईजीएम आपस में एक चेन द्वारा जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं जे चेन। क्या बोलते हैं उसको हम? जे चेन। देख लो तो, कितना तो बोला मैं आपको? 5। चलिए मैं इसको अलग अलग कलर से बना दे रहा हूं। दो हो गया, हमारे पास तीसरा हो गया, हमारे पास ये चौथा हो जाएगा। ये सब आईजीएम है। कितना तो देखिए तो 5 तो जुड़े हैं एक चेन के द्वारा, उसका नाम जे चेन, ज्वाइनिंग चेन, जोड़ने वाला चेन। ये जिसमें जुड़े हो कोई सेल नहीं है, कोई कोशिका नहीं है भाई, याद रखना ये सेल नहीं है, ये तो चेन है बस। ठीक, ऐसे कहता हूं, देखो तो मैं, ये चेन है, एक चेन के द्वारा जुड़ा हुआ है। और यहां पर बताइए, यहां पर 5 ठो क्या है? आईजीएम, और यहां पर 1 ठो आईजीएम है। तो ये बी सेल के ऊपर अटैच था, यहां पर जब अटैच होता है तो किसकी तरह काम करता है? यहां पर आईजीएम एक्ट एज रिसेप्टर फॉर एंटीजन, एंटीजन को रिसीव करने का काम करता है कि नहीं बताओ तो? बाइंड होता था ना ऐसे करके एंटीजन, यस पढ़े सर। हो कि नहीं? हाँ, लेकिन जब वो इस प्रकार से होता है, फ्री और स्वतंत्र होता है, फ्री आईजीएम इन ब्लड, जब ये आईजीएम होता है ना, तो ये पेंटामेरिक फॉर्म में होता है। 5 तो है, देखिए तो 5 तो आईजीएम जुड़े हैं आपस में एक साथ, पेंटामेरिक आईजीएम 5 में, देखो गिन लो आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और यहां पर एक आईजीएम था। तो पेंटामेरिक आईजीएम ज्वाइंट बाई जे चेन, याद हो जाएगा ना? बीच में जे चेन है, उसके द्वारा जुड़े हुए हैं। और यहां पर आईजीएम किसकी तरह काम करता है? आईजीएम एक्ट एज एंटीबॉडीज। अब यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है बोलने पर? एंटीबॉडीज की तरह काम कर रहा है, मतलब पैथोजन को कैसे डिग्रेड करना यहां पर कर रहा है। यहां पर केवल रिसीव करके सिग्नल भेजता है, याद रखना, दोनों में अंतर है।
क्लियर है? यस सर। चलिए भाई, अब यहां पर मैं कुछ नोट लिख दे रहा हूं अगल बगल में। नोट, सबसे पहला नोट ये है कि चाहे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हो चाहे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हो, दोनों ही कंडीशन में सबसे पहले बनने वाला कौन? आईजीएम। आईजीएम। मैं उसको लिख रहा हूं पहले कमेंट, ये देखो लिख दे रहे हैं, फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहले बनने वाला एंटीबॉडी कौन है? आईजीएम है। ठीक, चलिए दूसरा अंतर की बात कर रहा हूं। बताओ, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन में कौन मिलता है? बोलो जल्दी। आईजीएम। आईजीएम ही मिलेगा सर। इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आईजीएम कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। ठीक, आईजीएम सबसे ज्यादा मिलेगा प्राइमरी में। अगला बताओ भाई, तीसरा, इन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बताओ कौन ज्यादा मिलेगा? आईजीजी। आईजीजी कंसंट्रेशन इज हाई, ये हाई होगा। ठीक, ये हो गया। क्लियर है तीनों कमेंट? तीनों कमेंट क्लियर है? एक मिनट आप लोग लाइन में रहे ना। एक मिनट आप लोग लाइन में रहे ना। सुन पा रहे हैं क्या? बताओ तो। यस सर। ठीक, ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग एक बार चेक करो तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो मेरे ख्याल से जो नोट लिखा है तीनों क्लियर हो गया कि चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, सबसे पहला बनने वाला क्या है? वो तो लिखे नहीं हम लोग, मतलब क्या है? फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? आईजीएम। उसको लिखे नहीं हम लोग ना, इस आईजीएम। आईजीएम कैसा एंटीबॉडी है? चाहे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हो या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हो, दोनों केस में ये फर्स्ट बनने वाला है। फर्स्ट एंटीबॉडी वही है, किसमें किसमें? चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। ठीक, लेकिन प्राइमरी में सबसे ज्यादा आईजीएम रहेगा, सेकेंडरी में सबसे ज्यादा आईजीजी रहेगा। ये तीनों नोट क्लियर है ना? क्लियर है सर। ठीक, अब थोड़ा सा और यहां पर आईजीएम और आईजीजी के बारे में थोड़ा बात कर लूं मैं। आईजीएम और आईजीजी के बारे में, क्योंकि यहां पर आईजीएम भी है, यहां पर आईजीजी भी है। तो आईजीएम और आईजीजी की बात करूं, दोनों ब्लड में बनेंगे, तो आईजीएम कौन सा बनेगा बताओ तो? आईजीएम कौन सा बनेगा? यहां पर जो आईजीएम की बात कर रहे हो ना, आईजीएम बनता है बोल रहे हो, कौन सा वाला आईजीएम है? वो फ्री वाला आईजीएम की बात कर रहे हो कि आर 20 साल के ऊपर वाला आईजीएम की बात कर रहे हो? जल्दी बोलो।
इस आईजीएम की बात कर रहे हो बनता है बोल रहे हो कि इस आईजीएम की बात कर रहे हो? कौन सा वाला बनता है बोल रहे हो, बताओ जल्दी। सर ये फ्री वाला होगा। हाँ जी, फ्री फ्री वाला वाला सर। होगा, बिल्कुल यही बनता है, फ्री वाला ना। तो अब थोड़ा सा अंतर देखते हैं क्या है। ये आईजीएम जो बना पेंटामेरिक था, पेंटामेरिक मतलब जो भी आईजीएम बना वो ये ऐसा पेंटामेरिक वाला था, ठीक है ना, ये ऐसा वाला था। और जो आईजीजी बनता है याद रखना हमेशा वो मोनोमेरिक होता है, एक ही सिंगल होता है वो, ठीक। आईजीजी मोनोमेरिक होता है और आईजीएम पेंटामेरिक होता है। तो मैं थोड़ा इसकी बात कर ले रहा हूं, देखिए तो आईजीएम और आईजीजी हम पूरा बात करेंगे आगे जब एंटीबॉडी पढ़ाऊंगा तब, फिर भी मैं थोड़ा बहुत लिख दे रहा हूं। बताइए आईजीएम कैसा है बताओ मुझे यहाँ पर। पेंटामेरिक सर। बिल्कुल ऐसा था, बहुत सिंपल बना रहा हूं, डायग्राम को समझने का प्रयास करना। ये बताइए क्या हो गया, ये 5 जो है तो पेंटामेरिक हुआ कि नहीं, पेंटामेरिक हो गया। आईजीजी कैसे होता है, मोनोमेरिक। सिंगल ही होता है ऐसे बस, सिंगल को क्या बोलते हो, मोनोमेरिक। मोनोमर बोलते हो। तो आईजीजी क्या हो जाएगा, मोनोमेरिक होता है। ये हो गया। अब थोड़ा सा मैं एंटीबॉडी के बारे में यहां समझा दूं, क्योंकि आगे जो टर्म आएंगे उसको जानना जरूरी है आपके लिए। देखो ध्यान से, यदि मैं आपको बोलता हूं कि कोई एंटीबॉडी इस प्रकार से है, इस प्रकार से कोई एंटीबॉडी है, देखो ध्यान से ऐसे है, तो ऐसे कंडीशन में इसको मैं क्या बोलता हूं जी, मोनोमर। क्या बोलता हूं, मोनोमर। ये सिंगल यूनिट है ना, एक यूनिट हुआ कि नहीं, मोनो मतलब सिंगल, मर मतलब यूनिट, सिंगल यूनिट हुआ, ठीक। अब देखिए इसकी दो भुजाएं हैं कि नहीं, इस एक भुजा में एक एंटीजन को बाइंड कर सकता है, इसकी दूसरी भुजा में भी एक एंटीजन को बाइंड कर सकता है कि नहीं, हाँ या ना बताओ। यस सर। ये एंटीजन को यहां जी। बाइंड कर सकता है, यहां भी बाइंड कर सकता है, तो दो भुजाएं हैं। तो ये मोनोमर जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी जो यहाँ पर मोनोमर दिख रहा है आपको, दो इसकी भुजाएं हैं जहां पर दो जगह पे बाइंड कर सकता है। तो बताइए मुझे, एक को मैं यूनिवेलेंट बोलता हूं, अगर एक भुजा होता तो क्या बोलता, इतना क्या बोलता मैं, क्योंकि एंटीबॉडी ऐसे भी मिलते हैं आपको, एंटीबॉडी तो आपको ऐसे भी मिलते हैं भाई, याद रखना। एंटीबॉडी ऐसे ऐसे आधा भी मिलते हैं, इस प्रकार का भी एंटीबॉडी मिलता है, समझ रहे हो ना। तो बताइए दोनों एंटीबॉडी में क्या अंतर हो गया, बताओ तो मुझे, पहले और दूसरे वाले में। सर पहले वाले में दोनों तरफ बाइंड होगा और उसमें एक तरफ बाइंड होगा। हाँ तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, यदि एक है, ऐसा एक भुजा है बस, एक आर्म है उसका, तो वो कहलाता है यूनिवेलेंट। क्या कहलाता है वो, यूनिवेलेंट, या मोनोवेलेंट बोलते हैं उसी को हम। तो बताइए यहां पर मैं क्या लिख दूं, ये यूनिवेलेंट था, कोई भी एंटीबॉडी ऐसा होता था यूनिवेलेंट, या क्या बोलते हैं उसको मैं, मोनोवेलेंट। वेलेंट मतलब भुजा है, आर्म है, यूनि मतलब सिंगल, या मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल भुजा वाला हो गया। तो ये मोनोमर यहां भी यूनिवेलेंट है, यहां भी यूनिवेलेंट है, तो कितना हुआ टोटल मिला के, 2। कितनी भुजाएं हो गई, दो हो गई, तो क्या कहलाएगा ये, बाइवेलेंट। तो एक मोनोमर एंटीबॉडी, एक सिंपल सा मोनोमर एंटीबॉडी कैसे होता है बोलने पर, बाइवेलेंट होता है। समझ में आया कहानी। यस सर। एक नॉर्मल जो एंटीबॉडी होता है ये नॉर्मल एंटीबॉडी है, और नॉर्मल एंटीबॉडी में ये आईजीजी ऐसे ही होता है। आईजीजी को मॉडल एंटीबॉडी बोलते हैं, जो भी स्टडी करते हैं मैक्सिमम स्टडी आईजीजी पे होता है। इसकी दो भुजाएं हैं,
एक भुजा को मैं क्या बोलता हूं, बोला मैं, यूनिवेलेंट या मोनोवेलेंट। इधर भी है यूनिवेलेंट या मोनोवेलेंट। तो दो हैं, तो मिला के दोनों के साथ क्या बोलूंगा मैं, बाईवेलेंट। ठीक है, तो अब बताइए मुझे कौन कैसा, बता दीजिए आप। आईजीजी कैसा हो गया, बता दें। मोनोवेलेंट हो गया सर। आईजीएम पहले बता दें क्या होगा। आईजीएम में कितनी भुजाएं बताओ, गिनो भाई। एक, 10 भुजा। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, 10 10। भुजाएं, 10 भुजाएं हैं। तो 10 भुजाओं को मैं क्या बोलूंगा, डेकावेलेंट बोलूंगा कि नहीं। यस सर। डेका मतलब 10 होता है ना, तो डेकावेलेंट है। चूंकि दो को मैं बाइवेलेंट बोलता हूं, दो को बाइवेलेंट बोलता हूं, और दो से जब ज्यादा होता है तो एक साथ पॉलीवेलेंट बोल देता हूं मैं उसको। पॉलीवेलेंट में संख्या की बात करूं तो डेकावेलेंट हो जाएगा वो, समझे कि नहीं। दो से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, पॉलीवेलेंट। वास्तव में नंबर गिनो तो कितना है, 10, तो क्या कहलाएगा, डेकावेलेंट। डेकावेलेंट। अब बताइए आईजीजी का बताओ कौन सा वेलेंट होगा। बाईवेलेंट हो सर। बाईवेलेंट होगा ना, दो भुजा है कि नहीं इसके, दो जगह पे एंटीजन बाइंड कर सकता है ना, बाईवेलेंट हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए तो आईजीएम को ध्यान से देखो, ये आईजीएम है और ये आईजीजी है। आईजीएम को ध्यान से देखो कि यहां पर एक जे चेन में 5 तो आईजीएम जुड़ा है। इसका मतलब ये 5-6 प्रकार के डिजीज के लिए अलग अलग ये एंटीबॉडी काम कर सकता है। मतलब ये एंटीबॉडी किसी और के लिए काम कर सकता है, ये वाला किसी और के लिए, ये वाला किसी और के लिए, ये वाला किसी और के लिए, ये वाला किसी और। तो अलग अलग बी सेल से बने हुए एंटीबॉडी को जे चेन बांध के रख देता है। ये जो अलग अलग एंटीबॉडी है ना, 5 तो, ये 5 अलग अलग प्रकार के बी सेल से बने होंगे, और इन पांचों को बांध के रखने वाला कौन है, जे चेन। तो बताइए ये पांचों के पांचों एंटीबॉडी क्या केवल एक डिजीज के लिए बने थे कि 5 अलग अलग डिजीज के लिए बने थे। बताओ मुझे, 5 प्रकार की सर एंटीबॉडी है। आईजीएम यहाँ पर 5 तो है, वो भी अलग अलग सेल के द्वारा बनाया हुआ है। तो 5 अलग अलग प्रकार की डिजीज में काम आएगा कि नहीं, 5 की और भी ज्यादा डिजीज में काम आएगा ये तो, समझे कि नहीं। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। जी सर। यहाँ पर 5 एंटीबॉडी है, पांचों एंटीबॉडी को बनाने वाले सेल अलग अलग बी सेल थे। अलग अलग बी सेल ने 5 एंटीबॉडी बनाया, और पांचों को कौन बांध दिया, जे जे चेन। चेन में। और ये 5 अलग अलग प्रकार के एंटीजन के लिए बन सकते थे, ये मतलब हो सकते हैं ये। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अलग अलग बी सेल के द्वारा बनाया हुआ 5 एंटीबॉडी अभी इकट्ठा हुए हैं, क्या बोलूंगा इसको मैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। क्या बोलूंगा इसको मैं, अलग अलग बी सेल के क्लोन से बने हुए हैं ना, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। जबकि आईजीजी की बात करो तो ये तो एक ही है, ये तो एक ही है, किसी स्पेशल प्रकार के एंटीजन के लिए बना हुआ है। तो क्या कहलाएगा ये, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनो मतलब सिंगल, किसी एक भी सेल नहीं तो बनाया इसको ना, इसको किसी एक बी सेल ने बनाया था, और इसको 5 अलग अलग बी सेल ने बनाया था, वो बांध दिए थे उसको भी फाइनली आखिरी में, समझे कि नहीं। यस सर। ठीक है इतना। तो मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल समझ में आ गया होगा।
या इसका मतलब मैं अगर चाहूं तो यहाँ लिख सकता हूं, डेवलप फ्रॉम डिफरेंट क्लोन्स ऑफ बी सेल। बी सेल के कई क्लोन से बनते हैं ये सिंगल। डेवलप फ्रॉम सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल। ठीक है इतना। यस सर। चलिए, आईजीएम जो होता है ना, वो खासकर कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करने वाला एंटीबॉडी होता है। ये किसको एक्टिव करने वाला होता है? एक्टिवेट्स इसको कंप्लीमेंट सिस्टम को। कंप्लीमेंट सिस्टम भी एक प्रकार के प्रोटीन का समूह होता है जो बैक्टीरिया को अलग अलग तरीके से मारते हैं, पैथोजन को, है ना। तो आईजीएम कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करने में काम आता है। पढ़ेंगे इसको आगे हम, जब मैं कंप्लीमेंट सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तब आईजीएम पढ़ाऊंगा। जबकि आईजीजी क्या करता है, किसमें भाग लेता है बोलने पर? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। मैं लिख दे रहा हूं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएट साइटोटॉक्सिसिटी, ये पूरा नाम है इसका। ठीक, तो आईजीजी एडीसीसी में भाग लेता है और आईजीएम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करने में मदद करता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलिए, इतना यदि क्लियर है तो एक बार मुझे फाइनली यस करके भेजें। जो भी डाउट है मन में सब क्लियर होते जाएगा, जब धीरे धीरे वो टॉपिक आते जाएंगे ना, सब क्लियर होते जाएगा, है ना। बिल्कुल चिंता ना करें अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो। चलो, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, पढ़ो तो। टू नियोनेट माइस, दो एकदम नए नए अभी पैदा हुए थे, कुछ दिन हुआ था, नए नए दो चूहे हैं हमारे पास। ठीक, मैं माइस वन इसको बोलता हूं, माइस वन ये मेरा वन है और माइस टू मेरा ये है। ठीक, अब नीचे वाला को ध्यान मत दो, अभी ऊपर वाले दो चूहे हैं। हियर बोल रहा है एंड ट्रीट विथ डिफरेंट वे इन बोथ माइस। इन चूहों को हमने ट्रीट किया अलग अलग तरीके से। एंड आइसोलेट द एंटीबॉडी आफ्टर सेकेंड ट्रीटमेंट। जब मैं इसको सेकेंड बार ट्रीट करूंगा तब मैं चेक कर रहा हूं कि एंटीबॉडी कौन कौन सा कहां कहां मिल रहे हैं। सो आइसोलेटेड एंटीबॉडी वुड बी, तो निकाला गया एंटीबॉडी क्या क्या होगा बोल रहा है। अब जो क्वेश्चन था अभी पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, कि जो मेरा माइस नंबर वन था उसको मैं मान लीजिए कोई एंटीजन दिया है, ये एंटीजन ए, देखते रहे ना, एंटीजन ए इसके शरीर में एंटर करा दिया, इंजेक्ट कर दिया। जबकि जो मेरा दूसरा माइस था उसके शरीर में एंटीजन बी इंटर करा दिया, एंटीजन बी। ठीक, अब मैं इस दोनों माइस को कुछ दिन रहने दिया, क्योंकि दोनों के शरीर में क्या आ चुका है, अभी एंटीजन आ चुका है, अलग अलग प्रकार के एंटीजन। ठीक है ना, समझे कि नहीं? यस सर, समझ मैं गई। वेट किया, चलिए मैं वेट किया और थोड़ा कुछ दिन होने दिया, लगभग लगभग मान लीजिए 4-5 वीक, 4-5 वीक बाद फिर बात करते क्या हो रहा है। आफ्टर 4 to 5 वीक, यहां भी देख लो, आफ्टर 4 to 5 वीक, 4-5 वीक बाद मैं देख रहा हूं मेरे पास दो अलग अलग चूहे हैं ना। तो पहले चूहे में क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा,
फिर मैं एंटीजन डाल रहा हूं, लेकिन अभी अभी की बार मैं एंटीजन बी डाल रहा हूं। देखते रहना, मैं कलर को बदल दे रहा हूं भाई। ये था। अब मैं सेकंड बार क्या डाल रहा हूं इसमें, पहले चूहे में एंटीजन बी डाल रहा हूं, ये मतलब पहले चूहे में सेकंड टाइम पर ना 4-5 वीक बाद, और दूसरे चूहे में 4-5 वीक बाद भी एंटीजन बी ही डाल रहा हूं। ठीक, तो मुझे बताएंगे आप लोग कि कौन से चूहे से मुझे कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा। अब ये एंटीबॉडी मतलब एंटीजन बी डालने के बाद, दोनों में डाल दिया एंटीजन बी डालने के बाद, मैं मान लीजिए कुछ दिन बाद फिर चेक करना चाहता हूं कि कौन सा एंटीबॉडी ज्यादा मिलेगा, तो बताएंगे किसमें कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा। आफ्टर 2 वीक कहता हूं, 2 वीक बाद मैं देख रहा हूं, यहां भी आफ्टर 2 वीक बोल रहा हूं, 2 वीक बाद देख रहा हूं, तो कौन सा एंटीबॉडी किधर मिलेगा बता दो। पहले इस केस को समझो, क्या मिलेगा बताओ तो। यहां पर आईजीएम ज्यादा मिलेगा कि आईजी ज्यादा मिलेगा, ये बता दो। सर पहले वाले में आईजीएम ज्यादा मिलेगा। कौन बोल रहे हो? मैं सर संगीता। संगीता, हाँ। बाकी लोग और कोई बोलो। सर सेम सर, आईजीएम फर्स्ट में ज्यादा मिलेगा सर। फर्स्ट वाले में आईजीएम मिलेगा सर। बिल्कुल। देखो अब क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, देखो क्योंकि हमने जो पहली बार डाला किसी चूहे में एंटीजन, वो आईजी ए था, इसके लिए नया था ना, पहली बार आया था चूहे के लिए। तो चूहे के शरीर में क्या बनेगा बताओ तो, कौन सा रिस्पॉन्स होगा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा कि नहीं, जिसमें प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल बनेगा। ठीक, उसी चूहे में 4-5 वीक बाद जब मैं क्या डाल रहा हूं, फिर देखो एंटीजन बी डाल रहा हूं, ये फिर इसके लिए नया हुआ कि वही सेम हुआ बताओ तो। सेम एंटीजन है कि नया एंटीजन है? नया है नया सर। एंटीजन सर। नया है। तो नया है तो इसका यहां पर बनाया हुआ मेमोरी सेल यहां काम आएगा क्या? नहीं सर। नो सर। नो सर। नहीं आएगा ना। वो जो मेमोरी सेल यहां बना था वो तो ऐसे ही सेम आई एंटीजन ए के लिए बनाया था ना, उसने उसके अपोजिट बनाया था। यहां तो मैं नया एंटीजन डाल दिया, इसलिए फिर क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहां पर नया? फिर नया से नए सिरे से चलेगा ना। कौन सा प्रोसेस? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्या चलेगा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स चलेगा। इसलिए क्या ज्यादा मिलेगा बताओ? आईजीएम। क्योंकि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जब भी चलता है आईजीएम ज्यादा मिलता है। देखो ये दिख रहा है ना, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीएम ज्यादा मिलता है, जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये सेकेंडरी था इतना। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन ज्यादा मिलता है बताओ? आईजीजी। आई ज्यादा मिलता है। क्लियर है ना इतना? यस सर। अब बताओ भाई, अगला केस क्या बोल रहा है? ये पहला का आंसर मिल गया हमको कि यहाँ पर कौन ज्यादा मिलेगा, आईजीएम। सेकंड केस की बात करते हैं। बताओ सेकंड नंबर जो चूहा था, हमने सबसे पहले बार उसके ऊपर क्या डाला? आईजीएम। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा कि नहीं बता दो इसके बॉडी में? होगा ना। पहली बार गया है यस। इसके बॉडी में, न्यू गया था, पहली बार गया तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, जिससे बी सेल डिफरेंशिएट होकर प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल बनाएगा। अब 4-5 हफ्ते बाद सेम प्रकार का एंटीजन पुनः एंट्री मार रहा है, देखो तो सेम एंटीजन नेक्स्ट टाइम एंट्री मार रहा है। तो जब सेकंड बार जा रहा है तो कौन सा रिस्पॉन्स होगा बता दो आप?
सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा सर। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा। जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो कौन ज्यादा मिलेगा? आईजी जी। जी। आईजी जी ज्यादा मिलेगा। ये आपका आंसर था। ऐसे ही तो क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? तो चलिए पहले वाला केस को फिर एक बार देख लो। पहली बार में जब हमने आईजीए डाला तो क्या हुआ बोलने पर? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ कि नहीं बताओ? यहां पर यस सर। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट किसके? एंटीजन ए के अगेंस्ट हुआ था। जबकि जब उसी में हमने न्यू डाला तो यहां पर फिर क्या हुआ? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट आईजी मतलब एंटीजन। बताओ एंटीजन किसके लिए हुआ? सेकेंडरी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। फिर प्राइमरी हुआ ना एंटीजन बी के लिए, क्योंकि पहली बार में कुछ एंटीजन था, अभी का कुछ और नया एंटीजन है, नया ही तो गया था ना। यहाँ के केस की बात करूं मैं तो क्या लिखेंगे? सेकेंड चूहे के पहले जब पहली बार एंटीजन बी डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ तो? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन बी। अब बताओ सेम एंटीजन आया तब क्या लिखूंगा यहाँ पर? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन बी। बी। सेम एंटीजन था ना, इधर सेकेंडरी हुआ। अब प्राइमरी होता है तो आईजीएम ज्यादा बनता है, सेकेंडरी होता है आईजीजी ज्यादा बनता है। समझ गए तो आगे बढ़ू? यस सर। ठीक। अगला क्वेश्चन, हमारे पास 3 चूहे हैं, 3 माइस हमारे पास हैं। इन माइस में अगर हम बात करें तो पहला माइस जो है उसमें थाइमस ग्लैंड है। पहले में थाइमस है, देखना ध्यान से, थाइमस है। दूसरे में थाइमस नहीं है, इसका मतलब हमने क्या कर दिया? थाइमस को हटा दिया, थाइमस रिमूव्ड है उसमें। ठीक, थाइमस क्या हो गया है? रिमूव्ड। पहले में थाइमस था, दूसरे में थाइमस हटा दिया। तीसरे में क्या बोल रहे देखिए तो, थाइमस नहीं है, इसमें भी रिमूव किया, लेकिन टी सेल डाल दिया इस चूहे में। ठीक, तो मैं यहां कर दे रहा हूं, इसमें थाइमस है, दूसरे में थाइमस क्या है? रिमूव्ड है, तीसरे में थाइमस हटा दिया, लेकिन हमने क्या डाल दिया? टी सेल क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया, टी सेल इंजेक्टेड कर दिया इसके बॉडी में। ठीक, तो अब बताएं, बोला व्हाट विल बी हैपन इफ ऑल 3 माइस आर इंजेक्ट विद ए प्रोटीनेशियस एंटीजन। यदि एक प्रोटीनेशियस एंटीजन डालते हैं, कोई एंटीजन था यहां पर, प्रोटीनेशियस एंटीजन डालते हैं, थोड़ा नीचे कह दे रहा हूं मैं इसको, एंटीजन डालते हैं, पहले चूहे में डाल दिया, दूसरे में डाल दिया, तीसरे में डाल दिया, तीनों चूहे के बॉडी में हमने एंटीजन डाल दिया। बताइए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहां कहां पे होगा? क्वेश्चन मार्क है ना इधर। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहां कहां पे होगा बताएं जल्दी। सर पहले और तीसरे में पहले में होगा कि नहीं बता दो ये। होगा सर। होगा ना? यस सर। क्यों होगा बता दें। टी सेल है सर। बिल्कुल टी सेल है, और प्रोटीनेशियस एंटीजन डाला था, मैं एक बार आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूं, देख लें। देखो
प्रोटीनेशियस एंटीजन डाला हमने, टी सेल था, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा कि नहीं? होगा सर। होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब आता हूं मैं अपने पॉइंट पर। ये तो पहले मैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बिल्कुल सही टिक कर रहा हूं ना उसको मैं, होगा। सेकंड बार की में बताएं, नहीं होगा सर। नहीं होगा, थाइमस तो है ही नहीं। अब प्रोटीन नेचर के एंटीजन को पहचानने के लिए थाइमस ग्लैंड का होना जरूरी था ना, टी सेल का होना जरूरी था भाई हमारे पास, टी सेल का होना जरूरी था। प्रोटीनेशियस एंटीजन को पहचानने के लिए इसका होना जरूरी था, तब ये बनता, तब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता। ठीक, अब ये तो हो नहीं पाएगा। देख लेते हैं, फिर पॉइंट पर आते हैं। तो यहां पर सेकंड के केस में क्या हो रहा है बताओ तो मुझे। थर्ड थर्ड में। एक मिनट रुको थोड़ा सा, हाँ बता दो, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। सेकंड में नहीं होगा ना, उसको होने के लिए थाइमस चाहिए था, टी सेल चाहिए था। थर्ड में बता दें क्या होगा? होगा सर। होगा। भाई थाइमस आपने निकाल दिया तो क्या हुआ? थाइमस से जो चीज चाहिए था वो तो आपने इंजेक्शन द्वारा दे दिया ना चूहे को, चूहे को जिसकी कमी थी वो सेल तो दे दिया ना, टी सेल। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा कि नहीं? भले थाइमस निकाल लिया आपने, प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा ना। अब याद रखना, जहां जहां प्राइमरी रिस्पॉन्स हो रहा है वहां वहां क्या क्या बन गया है बताएं। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या बनता है? प्लाज्मा सेल प्लस, मेमोरी सेल। यहां भी बन गया, और प्लाज्मा सेल प्लस मेमोरी सेल यहां भी बन गया। समझे कि नहीं? अब आगे बढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन में। व्हाट विल बी हैपन इफ आफ्टर 3 months all 3 mice are again infected with same antigen? यदि 3 महीने बाद इन तीनों चूहों को सेम एंटीजन पुनः दिया जाए तो क्या होगा? समझ रहे मेरी बात? सेम एंटीजन तीनों चूहों में हमने डाल दिया, बताइए किसमें मेमोरी सेल बन के तैयार था? पहले वाले में सर। इसमें था, सेकंड में नहीं था, थर्ड में था कि नहीं? था। जी सर था। तो अब बताइए सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहाँ कहाँ होगा? सेकेंडरी फर्स्ट और थर्ड में होगा। फर्स्ट और फर्स्ट थर्ड में में। होगा, सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में होगा। मामला समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आता है? यस सर। बस इस तरीके का एक्सपेरिमेंट देता है एग्जाम में, है ना। ठीक, तो आज हमारे कहानी को यहां पर हम स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।